सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो परसों की क्लासेस में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आज उसका सेकेंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पहले वो वाली वीडियोस देख के आई, क्योंकि उसमें मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ इंट्रो दे दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे? सपोज दिस इज़ अ मेल एंड दिस इज़ अ फीमेल ऑर्गेनिज्म। ओके, मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमीट। ओके, उसके बाद मेल और फीमेल जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा एंड दिस फर्टिलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये फर्टिलाइजेशन से अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है और ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है, क्योंकि जो गैमिट फॉर्म होता है मेल से और फीमेल से वो दोनों हैप्लॉयड होता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है उसके लिए रिडक्शनल डिवीजन की ज़रूरत होती है और जो फीमेल प्रोड्यूस करती है उसमें भी रिडक्शनल डिवीजन की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई जो मेल गैमिट होता है वो हैप्लॉयड होता है, फीमेल गैमिट भी हैप्लॉयड होता है, जिसकी वजह से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, यानी 2n से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब फर्दर डेवलपमेंट होता है जाइगोट का तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। Sexual reproduction involve formation of male and female gamete either by same individual or different individual of opposite sex। opposite sex मतलब हो गया एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, या तो ये मेल और फीमेल दोनों सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, या तो फिर मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। These gamete fuse to form the zygote which develop to form new organism। सेम चीज़ है कि फर्दर जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो फर्दर डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ये एक इलाबोरेट है, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा टाइम लेता है, स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल। और अगर एसेक्सुअल में देखा जाए तो उसमें सिंपल होता है और बहुत जल्दी मतलब टाइम कंज्यूमिंग उतना नहीं होता है, इसलिए फास्ट प्रोसेस है। Because of fusion of male and female gamete, sexual reproduction result in offspring that are not identical to parents or among themselves। just because क्योंकि इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, एक मेल का और एक फीमेल का। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो दो अलग अलग गैमीट्स के थ्रू होता है। दैट्स वाई इनफैक्ट उसमें से जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ पार्ट मेल का होता है और कुछ पार्ट फीमेल का होता है। सो वी कैन से डैट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग देमसेल्फ। और ये खुद में भी आइडेंटिकल नहीं होता है, ना तो ये इनका पेरेंट्स से मैच करता है, जैसा कि हमने ए सेक्सुअल में देखा था। क्योंकि ए सेक्सुअल में देखा जाए तो सिर्फ अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें जो उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल होता है और आपस में भी और अपने पेरेंट्स से भी। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी, शोज दैट दो दे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, सभी का इंटरनल स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी अलग अलग होता है। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दिस इज अ सिमिलर पैटर्न। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सभी में सिमिलर पैटर्न देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जुवेनाइल फेज की। जुवेनाइल फेज अब हम बात करेंगे हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ में ये तीन ज़रूर फेजेज आते हैं, जिसमें से पहला है जुवेनाइल फेज। अगर ये सेम फेज प्लांट में हुआ तो उसे हम वेजिटेटिव फेज कहेंगे, जिसे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी रिप्रोडक्शन से पहले वाले फेज को प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। उसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, मतलब ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आता है सेनिसेंस फेज, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ओल्ड फेज, मतलब जहाँ पे अब वो डेथ के करीब है, इसे सेनिसेंस फेज। जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो रहा होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब अभी तक उसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया नहीं है लेकिन वो उस फेज की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उसे जुवेनाइल फेज कहेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब वो ऑर्गेनिज्म उस फेज में रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी अब वो उस लायक है कि वो एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सके। सेनिसेंस फेज मतलब हो गया कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। हम कुछ टर्म्स को देखेंगे जैसे मोनोकार्पिक या सेमल्पेरस भी कहते हैं। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पूरे लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करे और उस फ्लावरिंग करने के बाद वो फ्रूट देगा, उस बाद फिर वो मर जाएगा। सो इसमें अब देख सकते हैं कि तीनों फेजेस जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस फेज में तीनों क्लियर का डिवीजन शो कर रहा है, यानी तीनों का अलग अलग फेज हमें आसानी से दिख रहा है। तो इस तरीके प्लांट्स को मोनोकार्पिक या सेमल्पेरस बोलते हैं। अगर लाइफ साइकिल की बात किया तो सबसे पहले जुवेनाइल फेज आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर सेनिसेंस आता है, उसके बाद फाइनली प्लांट डाई। ओके, सो तो अब हम एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म हैड टू रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हर एक ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन एज जिसमें कि ग्रोथ और मैच्योरिटी तक अटेंड करता है, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। ऐसे पीरियड ऑफ ग्रोथ को जुवेनाइल फेज कहते हैं और ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स में। दिस फेज इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल फेज अलग अलग होता है। End of juvenile या vegetative phase which mark the beginning of reproductive phase can be seen easily in higher plants when they come to flowering। अगर हायर प्लांट्स की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज में क्लियर कट डिवीजन शो होता है जब एक प्लांट फ्लावरिंग शुरू करता है। अगर एक प्लांट फ्लावरिंग शुरू कर दिया इसका मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर चुका है। अब आगे देखेंगे। देयर आर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि सालों भर फ्लावरिंग करते हैं। तो उसी के बेसिस पे कुछ इसका डिवीजन है, जैसे एनुअल या बाइनियल टाइप, यानी ये साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करने वाला को एनुअल कहेंगे और साल में 2 बार फ्लावरिंग करने वाले को बाइनियल टाइप बोलेंगे।
सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंस फेज। और अगर इस टाइप के प्लांट्स में एनुअल और बाइनियल में क्लियर कट वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस फेज का क्लियर कट डिवीजन देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें पेरिनियल स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते रहते हैं, वहाँ पे क्लियर कट नहीं देखा जा सकता है कि कब उसका वेजिटेटिव फेज हुआ, कब उसका रिप्रोडक्टिव हुआ और कब सेनिसेंस फेज आ गया। तो इस यही कह रहे हैं कि एनुअल और बाइनियल में तो हम ईजिली देख सकते हैं कि वी कैन सी ईजिली कहना चाहता है कि सो इन दिस लाइन एनुअल एंड बाइनियल जो टाइप होते हैं उसमें क्लियर कट डिवीजन देखने को मिलता है, लेकिन जो पेरिनियल स्पीसीज होते हैं जो कि थ्रू आउट द सीजन फ्लावरिंग करते हैं, इनमें क्लियर कट डिवीजन शो नहीं होता है। सो होता है बट उनको डिफिकल्ट होता है डिस्टिंग्विश करना। नेक्स्ट पॉइंट हम बैम्बू स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं बैम्बू स्पीसीज़ की। फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी पूरे इस लाइफ साइकिल में सिर्फ ये एक बार फ्लावरिंग करता है। आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, यानी 50 या 100 साल बाद ही इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं एट अ होल लाइफ टाइम। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। 50 साल इसका जो जुविनाइल, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो जुविनाइल पीरियड है वो 50 से 100 साल तक हो सकता है। उसके बाद जाकर के ये फ्लावरिंग करेगा और मास फ्लावरिंग करेगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद फिर ये प्लांट डाई कर जाएगा। अनदर प्लांट पे यहाँ पे अब बात करते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको कि कॉमन नेम है नीला कुरंजी, जो कि फ्लावर वंस इन 12 ईयर, यानी 12 सालों में एक बार इसका फ्लावरिंग आता है। और ये सितंबर अक्टूबर के महीने में लास्ट टाइम 2006 में देखा गया था फ्लावरिंग के लिए। और ये बेसिकली हिली एरियाज़ में पाया जाता है, केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु में। जब ये फ्लावरिंग होता है ना, तो पूरा का पूरा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो हिली एरिया होता है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट का अट्रैक्शन बनता है और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। तो सेम चीज़ दिया हुआ है। और अगर एनिमल की बात की जाए तो द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अगर जुवेनाइल फेज एनिमल की बात की जाए तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होता है रिप्रोडक्शन बिहेवियर से पहले, यानी जब उन लोगों में रिप्रोडक्टिव फेज आने वाला होता है उनसे पहले कई सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज देखा जाता है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज़ ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर सेम ही है, जिस तरीके से जुवेनाइल फेज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड तक होता है, उसी तरह रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होता है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड, यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। हाउएवर बर्ड्स लिव इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी वाले ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे पोल्ट्री फार्म में रखे गए, जिसे हम ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं पोल्ट्री फार्म में, चाहे वो एग्स के लिए हो या फिर मीट के लिए हो। कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज़ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब जैसे बर्ड्स जो नेचुरली ले एक मतलब अंडे देती है वो साल भर में एक बार देती हैं, वो सीजनली होता है उनका। लेकिन ऐसे बर्ड्स जो कि कैप्टिविटी मतलब पोल्ट्री फार्म वगैरह सब में रहते हैं, तो उनको क्या होता है, कुछ दवाई वगैरह इंजेक्शन थ्रू के दे करके उन्हें ज़बरदस्ती रिप्रोड्यूस कराया जाता है और फिर तब अंडे मिलते हैं। ये सब ह्यूमन बींग्स अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं। सो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके जो कैप्टिविटी में जो अंडे ले करती है मुर्गियाँ, वो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। ये ह्यूमन बींग सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उसका अपना फ़ायदा हो सके, अपने जैसे कि दूध अंडे वगैरह सब के लिए। The female of placental mammal exhibit cyclical change in the activity of ovary, accessory duct as well as hormone during the reproductive phase. अब इसमें दो दिया गया है, दो वर्ड्स है, जैसे ऑस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो सभी लोग फैमिलियर है। अब ये ऑस्ट्रस साइकिल क्या होता है? सो जो नॉन प्राइमेट्स बेसिकली ऐसे जैसे काउ हो गया, सीप हो गया, रैट हो गया, डियर, डॉग्स, टाइगर, तो इसको सबसे ईजी तरीका याद करने का कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स बोले तो मंकी, एप्स और ह्यूमन। और नॉन प्राइमेट्स होता है मतलब जितने भी प्राइमेट्स को हटा दिया जाए तो वो सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स ही बचते हैं, यानी मंकी, एप और ह्यूमन को हटा दिया जाए तो जितने भी बाकी बचते हैं मैमल्स, वो सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स हो, चाहे वो काउ हो, सीप हो, रैट हो, डियर, डॉग या टाइगर। सो ये सारे के सारे भी साइक्लिकल चेंज आता है और इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी साइक्लिकल चेंज आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी ऑस्ट्रस साइकिल सिर्फ ऐसे टाइम पे होता है जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसा कि जानते होंगे 28 to 29 डेज़ में हर फीमेल को होता है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो। हमने जुवेनाइल फेज़ पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव फेज़ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेनिसेंस फेज़। तो सेनिसेंस फेज़ मतलब ओल्ड फेज़, यानी ये ओल्ड, जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के बाद ओल्ड एज में चला जाता है तो उसको सेनिसेंस फेज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, ये सब मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। ह्यूमन में जो चेंजेस, मेटाबॉलिक जो चेंजेस होता है उस वजह से हमारे लाइफ में ओल्ड या सेनिसेंस फेज़ आता है। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, यानी लाइफ स्पैन की सबसे अंतिम फेज़ को हम लोग सेनिसेंस फेज़ बोलते हैं। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू द डेथ, यानी एक बार इंसान जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ में जाता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज से सेनिसेंस और अल्टीमेटली सेनिसेंस फेज लीड टू द डेथ, यानी ऑर्गेनिज्म उसके बाद मर जाता है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन द 3 फेजेज। और ये जो तीनों फेज़ हो रहे हैं ना, ये बेसिकली चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, इन सब के पीछे हार्मोन्स का रिलेशन है। मतलब ये हार्मोन्स की वजह से ही इन तीनों फेजेज़ में हमें डिफरेंस दिखता है और इन तीनों फेजेज़ में
इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये हार्मोन की वजह से और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो तीनों फेज है ना, इन तीनों फेज में जो क्लियर कट डिफरेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हमें देखने को मिलता है। हम बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं? तो बेसिकली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो तीन ही फेजेस होते हैं, आई मीन तीन ही इवेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, और दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन यानी जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट फेज आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस। तो अगर देखा है तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला होगा कि गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट कैसे बनता है, फिर उसके बाद गैमीट का ट्रांसफ़र, गैमीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, फिर फर्टिलाइजेशन में होता है किस तरीके से एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट आपस में मेटिंग करते हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइज एक जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर जाइगोट जो होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल में तैयार होता है। अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में किस तरीके से जाइगोट डेवलप होता है यानी एम्ब्रियोजेनी, इसमें एम्ब्रियोजेनी पढ़ेंगे, किस तरह के सेल डिफ्रेंसिएशन, सेल डिवीजन के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। सो देखते हैं। After attaining of maturity, all the sexually reproducing organisms exhibit event and process that have remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with sexual reproduction are are indeed very different. अगर देखा जाए तो ये जो इवेंट्स होता है सभी का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, भले ही जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मे भी डिफरेंट हो सकते हैं। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द इवोलेट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इलोबरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक और बाय फ्यूजन, फ्यूजन यानी जिसको कि हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। फॉर कन्वीनियंस दिस सीक्वेंस इवेंट में बी ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, जिसका जैसे कि मैंने बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट, फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस आता है, किस तरीके से जाइगोट जो होता है फर्दर डेवलप करता है एम्ब्रियो में और फिर एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। सो अब बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट, गैमिट के फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। बेसिकली इसमें 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, इसमें गैमेटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर। जहाँ पे भी जेनेसिस आ जाए इसका मतलब है उसका फॉर्मेशन, किसी चीज़ का फॉर्मेशन, जैसे गैमिटोजेनेसिस में गैमिट का फॉर्मेशन, इसलिए इसे गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। और उसके बाद किस तरीके से गैमिट का ट्रांसफर होता है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमिटोजेनेसिस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमिट, एक मेल और दूसरा फीमेल। गैमिट आर हैप्लॉइड सेल, गैमिट हमेशा हैप्लॉन्टिक इन नेचर होता है, गैमिट हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। In some algae, the 2 gametes are so similar in appearance that not possible to categorize them in male and female. जैसे कि क्लमाइडोमोनास का, ये रहा क्लमाइडोमोनास, इसका एग्जांपल लेते हैं तो उसमें कहा गया है कि ये इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि इसमें आप पता ही नहीं लगा सकते कि इसमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइसोगैमिट भी कहते हैं, इस तरीके के गैमिट्स को हम आइसोगैमिट भी कहते हैं, जो कि कुछ एल्गी के थ्रू शो किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, हेट्रोगेमिट ऑफ फ्यूकस, ये जो है ये फ्यूकस का एग्जांपल है। ये वाला, इसमें से मेल पार्ट ये रहा और ये रहा फीमेल पार्ट, और ये ह्यूमन बींग का है, इसको हम ओवम बोलते हैं और इसको हम स्पर्म बोलते हैं। ये वाला मेल पार्ट हो गया और ये वाला फीमेल पार्ट हो गया। देयर आर हैंस कॉल्ड होमोगैमेटिक यानी आइसोगैमेटिक, आइसो मतलब सेम, गैमिट का मतलब गैमिटी मतलब सेम मॉर्फोलॉजी का गैमिट होता है। However, in majority of sexually reproducing organisms, the gamete produced are 2 morphologically distinct, यानी 2 अलग अलग मॉर्फोलॉजी के और गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको कि हेट्रोगैमिट बोलते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट इज एंथ्रोजॉइड और स्पर्म एंड फीमेल गैमिट इज एग और ओवम, यानी जिसमें से एक जो मेल वाला होता है उसको हम या तो एंथ्रोजॉइड्स या फिर स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल वाला होता है फीमेल गैमिट को हम लोग एग से रिप्रेजेंट करते हैं या ओवम बोलते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट फॉर्म 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे हम लोग को 2 अलग अलग गैमिट्स मिलते हैं और इससे हम एक अलग ही इंडिविजुअल तैयार होता है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी ये हमेशा सच नहीं होता है। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम फ्लावर, जिसको कि हम बाइसेक्सुअल, मतलब अगर हम प्लांट की केस में देखा जाए तो ऐसा बहुत सारा प्लांट होता है जिसमें मेल भी प्रेजेंट होता है और फीमेल भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। और ऑन डिफरेंट प्लांट जिसको कि यूनिसेक्सुअल, यानी एक मेल का फ्लावरिंग होगा और दूसरा फीमेल का प्लांट होगा, तो जो मेल वाला प्लांट होगा वो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल वाला प्लांट होगा वो फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। सो इसको इसलिए हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और जैसे कि बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनोसियस भी कहते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग डायोसियस भी कहते हैं। इन सेवरल फंगी
plants, the terms such as homothelic and monoecious are used to denote bisexual. Bisexual condition को हम लोग monoecious और homothelic भी कहते हैं, और सेम कंडीशन heterothelic और फिर dioecious are term as used to describe unisexual condition, और unisexual condition को हम लोग heterothelic या dioecious से भी डिस्क्राइब करते हैं. अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट का, द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट. स्टेमिनेट मेल फ्लावर को बोलते हैं. यूनिसेक्सुअल यानी जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होता है. यानी जो मेल फ्लावर होगा उसको स्टेमिनेट कहते हैं, मेल फ्लावरिंग प्लांट को, और जो कि स्टेमन जिसमें प्रेजेंट होता है, और फीमेल को पिस्टिलेट बोलते हैं जो कि पिस्टिल बियर करती है. इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, जिसको कि मोनोसियस या बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग बोलते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल सेम प्लांट पे प्रेजेंट होता है. और सेपरेट इंडिविजुअल जिसको कि डायोसियस बोलते हैं. यानी प्लांट तो सेम होगा, लेकिन प्लांट पे जो एक फ्लावर होगा वो मेल होगा, दूसरा फ्लावर फीमेल होगा, लेकिन है तो प्लांट सेम ही. सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट कुकरबिटा एंड कोकोनट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि मोनोसियस प्लांट में जो एनसीईआरटी एग्जांपल दे रखा है वो कुकरबिट से और कोकोनट है. एंड डायोसियस प्लांट का जो एग्जांपल है वो पपाया एंड डेट पाम. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मोनोसियस प्लांट इनमें से कौन कौन सा है, और बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से या तो कुकरबिट्स और कोकोनट आंसर होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन में डायोसियस प्लांट पूछ देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा डायोसियस प्लांट नहीं है. इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि नीट हो गया, CUET हो गया. तो इसके लिए आप ये सब मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अब हम बात करें अर्थवॉर्म की, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म और लीच. टिपिकली एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स के नाम से भी जानते हैं. हर्माफ्रोडाइट्स ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म हो गया, लीच हो गया. अब जैसे कॉकरोच एग्जांपल है, कॉकरोच अलग अलग मेल, एक कॉकरोच मेल होता है, एक कॉकरोच फीमेल होता है, मतलब दोनों अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको यूनिसेक्सुअल स्पीसीज कहते हैं. अब हम फर्दर बात करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट फॉर्मेशन के दौरान किस तरीके से सेल डिवाइड करता है. गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप. हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज मतलब जिसमें दो अलग अलग तरह के गैमीट प्रेजेंट होते हैं, यानी एक मेल गैमीट होगा, दूसरा फीमेल गैमीट होगा. Gamete are haploid throughout though the parent's body from which they arise may be either haploid or diploid. देखो गैमीट हमेशा हैप्लॉन्टिक की नेचर होता है, यानी इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं गैमीट को. चाहे वो पेरेंट्स जो होता है या तो फिर वो हैप्लॉन्टिक हो सकता है या फिर डिप्लॉन्टिक हो सकता है. यानी पेरेंट्स डिसाइडेड नहीं है कि या तो वो हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है या डिप्लॉन्टिक भी, लेकिन उसका जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ये हैप्लॉन्टिक होगा. ये यूनिवर्सली ट्रूथ है. ओके, अ हैप्लॉन्टिक पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोटिक डिवीजन. अगर पेरेंट्स हैप्लॉन्टिक हुआ, यानी पेरेंट्स अगर हैप्लॉइड नेचर में है, तो यानी माइटोटिक डिवीजन होगा. माइटोटिक डिवीजन मतलब बोले तो इक्वेटेशनल डिवीजन हो गया. वही अगर पेरेंट्स डिप्लॉन्टिक नेचर में है तो उसमें रिडक्शनल डिवीजन, जिसको कि हम लोग मियोसिस डिवीजन भी कहते हैं, उसमें वो होगा. अब जैसे कि बात करें मोनेरा, फंगी, एल्गी और ब्रायोफाइट्स के, तो इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉन्टिक इन नेचर होता है. बट ऑर्गेनिज्म जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसको कि हम लोग हायर प्लांट कैटेगरी में भी रखते हैं, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स को अगर मिला लिया जाए, उसका जो प्लांट पेरेंट बॉडी होता है वो डिप्लॉन्टिक नेचर का होता है. इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, हैज़ टू अकर इफ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉन्टिक गैमीट. यानी अगर किसी डिप्लॉयड बॉडी को हैप्लॉन्टिक गैमीट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन में रिडक्शनल डिवीजन का यूज़ होता है. और अगर बात करें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की स्पेशल सेल, जिसको मियोसाइट यानी गैमीट मदर सेल बोलते हैं, अंडरगो मियोसिस, यानी मियोसिस के प्रोसेस यानी रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू जाता है और फिर हैप्लॉयड गैमीट का प्रोड्यूस करता है. एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बचता है. यानी जब मियोसिस खत्म हो जाता है, यानी एंड ऑफ द मियोसिस, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम. अगर हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें दो केसेस हो सकता है. या तो पेरेंट बॉडी जो होता है वो हैप्लॉयड होगा, या तो पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होगा, यानी 2N होगा. क्योंकि हम जानते हैं कि गैमीट जो होता है हमेशा हैप्लॉन्टिक इन नेचर यानी N से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो पेरेंट बॉडी किस तरीके से, अगर वो पेरेंट बॉडी हैप्लॉयड है तो उसमें माइटोसिस होगा, यानी इक्विटोशनल डिवीज़न होगा. लेकिन वहीं अगर वो डिप्लॉन्टिक पेरेंट बॉडी है तो उसमें मियोसिस होगा, जिसको कि हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं. तो इस रिडक्शनल डिवीज़न के थ्रू वो N यानी हैप्लॉन्टिक गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, और मियोसिस के थ्रू भी वो हैप्लॉन्टिक गैमीट का फॉर्मेशन करेगा. तो फर्दर ये फर्टिलाइजेशन में जाएगा, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद फिर ये जाइगोट बनेगा, और फर्दर जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियोजेनेसिस में जाएगा. एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनने में इसे सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी और सेल डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, और फर्दर तब जा करके फाइनली एक न्यू इंडिविजुअल कम्प्लीटली तैयार होता है. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. कल के वाले टॉपिक में हम बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे. और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए सेशन को, और थैंक यू सो